क्लास 12th इंग्लिश में जो आपका सेकेंड चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, इसका ये सेकेंड वाला भाग है। आपने यदि जो पहला भाग नहीं देखा हो तो उस भाग को आप ज़रूर देखें। चलिए इसको शुरू करते हैं। आई वांट टू ड्राइव अ कार, मतलब ये है कि जो है मैं चाहता हूँ एक कार को चलाना, मतलब मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. मतलब मुकेश जो है, मुकेश अपना खुद का, ओन माने खुद का, मास्टर मतलब मालिक, बनने पर, बीइंग माने होने पर क्या है, इंसिस्ट का मतलब होता है दृढ़ है। मतलब मुकेश अपना खुद का मालिक बनने पर उसने एक प्रकार का वो दृढ़ है, ठीक है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं जो है मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, है ना। उसने क्या किया, यह घोषित किया, यह बात उसने बोली। ऐसा अनाउंसेस का मतलब क्या होता है, घोषित करना या बात बोलना। तो यहाँ पर क्या मीनिंग निकला कि मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश अपने खुद का एक मालिक बनना चाह रहा है और वो क्या बोल रहा है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, ठीक है। और वह ये बात अनाउंस करता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। मतलब इस चैप्टर की जो लेखिका है वो पूछ रही, आई आस्क का मतलब मैं पूछती हूँ। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, मतलब तुम कारों के बारे में कुछ जानते भी हो, है ना। मतलब तुम कारों के बारे में, नो का मतलब जानना, एनीथिंग माने कुछ, है ना, अबाउट मतलब बारे में, तो कारों के बारे में कुछ जानते भी हो, ऐसा उसने पूछा लेखिका ने। आई आस्क। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज। मतलब मैं, लर्न माने सीखना, तो मैं जो है ड्राइव माने चलाना, अ कार, मैं कार चलाना सीखूंगा, है ना। उसने उत्तर दिया, उसने जवाब दिया, लेकिन कैसे, लुकिंग स्ट्रेट, सीधे मेरी आईज, है ना, माई आईज, सीधे मेरी आंखों में देखकर कहता है कि मैं कार चलाना सीखूंगा। कौन कह रहा है, मुकेश कह रहा है। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिरेज एमिडस्ट, है ना, अमिस्ट, ये लिखा है अमिडस्ट, द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, फेमस फॉर इट्स बेंगल्स। मतलब उसका जो सपना है, ड्रीम माने सपना, उसका जो सपना है ना, जो चूड़ियों के लिए फेमस है, बेंगल्स के लिए जो फेमस नगर है फिरोजाबाद, उस फिरोजाबाद की जो सड़कें हैं ना वो धूल भरी है। कैसी है, धूल भरी है, ठीक है। तो उन सड़कों में से एक कैसा है, वो मृग तृष्णा की तरह लंबा और चौड़ा लगता है। मतलब उसका सपना देखो, उसका सपना ऐसा है कि चूड़ियों के लिए जो फेमस नगर है फिरोजाबाद, उसकी जो सड़कें हैं वो धूल भरी सड़कें हैं। उन सड़कों में मुकेश ये चाहता है कि वो एक कार जो है चलाना चाहता है। उसका सपना कैसा लग रहा है, एक मृग तृष्णा की तरह लंबा चौड़ा यहाँ पर लगता है। और फिरोजाबाद जो है वो अपनी बेंगल्स के लिए फेमस है। तो यहाँ पर एक लुम्स वर्ड है, क्या है, इसका मतलब होता है कि बिल्कुल एक प्रकार का, लुम्स का मतलब है स्प्रेड, माने फैला हुआ है, बिल्कुल, है ना। और ये कि जो वर्ड लिखा है यहाँ पर मिरेज, क्या लिखा है, ठीक है, इसका मतलब होता है मृग तृष्णा या मरीचिका, है ना। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स। तो यहाँ पर लिखा है कि एवरी माने हर दूसरा परिवार फिरोजाबाद में, है ना, मेकिंग बेंगल्स, चूड़ी बनाने में लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है या व्यस्त है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव spent generations
working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land it seems. तो ये क्या है? ये सेंटर ऑफ इंडिया है ना, मतलब ये भारत का एक केंद्र है। ग्लास माने कांच को पिघलाने का, है ना, एक उद्योग है। इंडस्ट्री मतलब एक उद्योग केंद्र है, ठीक है। जहां पर क्या है, जहां फैमिलीज है ना हैव स्पेंट जनरेशन, मतलब ये भारत में जो है कांच पिघलाने का एक उद्योग का केंद्र है, जहां लगता है कि जो परिवार है उनने अपनी पीढ़ियां जो है वो भट्टियों के आसपास काम करते, कांच को झालते, है ना, कांच को जोड़ते। देश की जो स्त्रियां हैं वो स्त्रियों के लिए चूड़ी बनाने के लिए उन्हें पूरा अपना जीवन यहीं पर खपा दिया, पूरा अपना जीवन यहीं लगा दिया। पूरे देश की स्त्रियों के लिए चूड़ी बनाने के काम में वो पीढ़ियां वहां पर लगी हुई है। तो यहाँ पर लिखा है जनरेशंस माने पीढ़ी, है ना, पीढ़ियाँ। वर्किंग माने काम करना, कहाँ? फर्नेसेस माने भट्टियों के आसपास। जो कांच पिघलाने के लिए जो भट्टी होती है उसको फर्नेसेस बोलते हैं। यहाँ पर वो क्या करते थे? वेल्डिंग करते थे ग्लास को, मतलब कांच को जोड़ना है, इसको झालना बोलते हैं, है ना। किसी चीज़ को अपन जोड़ते हैं ना, ऐसी बात। मेकिंग बेंगल्स, है ना, क्या बनाने के लिए? चूड़ी बनाने के लिए। और ऑल द वुमन इन द लैंड, है ना, मतलब जमीन पर जो देश की जितनी महिलाएं उनके लिए चूड़ियां बनाने के लिए अपना पूरा जो है जीवन क्या कर दिया? स्पेंड कर दिया, मतलब बिता दिया। कई पीढ़ियां इस काम को कर रही थी। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मतलब मुकेश का परिवार भी उनमें से है। नन ऑफ देम नो दैट it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light। मतलब यहां पर ये ऐसा लिखा है, मतलब उनमें से कोई नहीं जानता कि उसके जैसे बच्चों के लिए हाई टेम्परेचर मतलब उच्च तापमान वाले जो कांच की जो भट्टियां हैं उन भट्टियों में हवा और प्रकाश नहीं है और वो गंदी कोठरियां हैं, उसमें काम करना इल्लीगल मतलब गैर कानूनी है। उनमें से कोई भी ये बात नहीं जानता है कि बच्चों को ये काम करना गैर कानूनी, मतलब एक बिना लाइट और बिना एयर के। तो यहाँ पर ये है कि नो माने जानना, इल्लीगल माने गैर कानूनी, है ना, बच्चों के लिए, है ना। तो वर्क माने काम, और ग्लास फर्नेसेस ना कांच की जो भट्टियां हैं, फर्नेसेस का मतलब हमने देखा था भट्टी, है ना, जहां पिघलाने का काम होता है। हाई टेम्परेचर मतलब उच्च तापमान, है ना। डिंजी सेल्स माने अंधेरी कोठरियां, सेल्स का मतलब वो कोठरी जहां क्या है? विदाउट माने किए बिना, किसके बिना? एयर एंड लाइट, जहां हवा और प्रकाश कुछ नहीं है, उन भट्टियों में काम करना बच्चों के लिए इलीगल है। दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes। तो यहाँ पर क्या लिखा है? और यदि कानून अगर लागू कर दिया जाए, है ना, लॉ मतलब कानून को लागू कर दिया जाए, तो ये उन 20,000 बच्चों को उन गर्म भट्टियों से ये कानून बाहर निकलवा सकता था, है ना, जहां वे दिन वाले घंटों के दौरान कठोर परिश्रम करते हैं। और ज़्यादातर बच्चे तो अपनी आंखों की चमक खो देते हैं क्योंकि वहाँ लाइट और हवा नहीं होती है, कांच के साथ काम करना है, इस प्रकार का वहाँ पर जो है एटमॉस्फेयर ऐसा है। तो यहाँ पर ला का मतलब कानून, है ना, इन्फोर्स मतलब लागू कर दिया जाए तो उन 20,000 बच्चों को हम बाहर निकलवा सकते हैं उस गर्म भट्टियों से, जहाँ पर क्या है? दिन रात के वो घंटे, मतलब दिन के जो है वो घंटे काम करते हैं, जिसमें उनकी जो चमक है, जो उनकी आंखों की चमक है, वो क्या हो जाती है? उसका नुकसान हो जाता है, वो खो देते हैं उसको। मुकेश eyes beam as he volunteers to take me home
which he proudly says is being rebuilt। मतलब मुकेश की जो आंखें हैं वो चमक उठती है जब वह उस लेखिका को अपने घर ले जाने के लिए अपनी इच्छा से कहता है, और वो अपने घर ले जाने के बाद वो गर्व से कहता है कि मैंने इस घर को दोबारा बनाया है, रिबुल्ट किया है। वी वॉक डाउन स्टिकिंग ग्लेन्स चोक्ड विथ गार्बेज, पास्ट होम्स that remain, hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animal coexisting in the primeval state। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि हम जो चल रहे थे ना वो उन दुर्गंध वाली गलियों से जा रहे थे जो गार्बेज यानी कूड़ा करकट से भरी पड़ी थी। ऐसे घरों के पास से जो टूट कर गिर रही दीवारें हैं, है ना, उनके कारण वो छप्पर ही बाकी रह गया है, जहाँ के दरवाजे भी ढीले पड़ गए हैं, कोई खिड़की नहीं है, और जहाँ ऐसा लगता है कि मनुष्य के परिवारों का झुंड रहता है ना। कैसे? जैसे कि पुराने ज़माने में जानवर रहते ना, इस प्रकार का पूरा वो एक माहौल वहाँ पर लग रहा है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है? स्टिकिंग्स। इसका मतलब होता है, स्टिकिंग का मतलब कि जहाँ स्मेलिंग आती है, जहाँ बदबूदार होता है ना। लेंस का मतलब वही गलियाँ, है ना। वो चौक हो गई, क्या हो गई? वो बिल्कुल कचरे से, विथ गार्बेज, गार्बेज मतलब कूड़ा करकट से अवरुद्ध हो गई है, ठीक है, चौक हो गई है, ब्लॉक हो गई है, ऐसा है ना, वहाँ से गुजरे हम। और यहाँ पर लिखा है होवेल्स, इसका मतलब होता है छप्पर, है ना। छोटे घर को बोलते हैं होवेल्स बोलते हैं। और क्रैम्बलिंग का मतलब है कि वहाँ बह रही है, ठीक है। और यहाँ लिखा है वोबली डोर्स, क्या लिखा है? मतलब वोबली का मतलब होता है टूटे फूटे डावाडोल दरवाजे, ऐसा वोबली डोर्स लिखा है ना। नो विंडोज, कोई खिड़की नहीं है वहाँ पर, है ना। क्राउडेड माने भीड़, क्या होता है। और प्रीमियल का मतलब होता है कि यहाँ लिखा है एक जगह वर्ड प्रीमियल, मतलब ये आदिम ज़माने से, पुराने ज़माने में जैसे रहते थे ना, इस प्रकार की बात यहाँ लिखी है ना। को एग्जिस्टिंग का क्या मतलब होता है? साथ रहते हैं। को एग्जिस्टिंग का मतलब एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये चीज़ें हैं, मैंने आपको बताई है। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open। वह इसी टाइप के एक मकान पर आकर रुक जाता है, दरवाजे के पास रुक जाता है और अपने पैर से एक ढीले पड़े लोहे के दरवाजे को खटखटाता है ना, और जो है धक्का देकर उसको खोल देता है। लिखा है कि वो ऐसे ही घर पर क्या हो जाता है? रुक जाता है ना। और वो भी टूटा फूटा लोहे का दरवाजा होता है, उसको जो है फुट माने धक्का देता, मतलब वही पैर से धक्का मारता है और इसको ओपन कर देता है। वी इंटर अ हाफ बिल्ट शेक, मतलब हम एक आधी बनी हुई झोपड़ी के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर शेक का मतलब भी क्या होता है कि वो हट यानी कि झोपड़ी को बोलते हैं, ठीक है। और इंटर माने अंदर प्रवेश करना, हाफ बुल्ट माने आधी बनी हुई, हाफ बिल्ट शेक में प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट थ्रेस्ड विथ डेड ग्रास इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स a large vessel of sizzling spinach leaves। मतलब जिसके एक भाग में, है ना, जिसके एक भाग में क्या है? देखो यहाँ पर ऐसा लिख रखा है, जिसके एक भाग में, जिस पर क्या है? जिस पर जो है सूखी हुई घास है, क्या है? डेड ग्रास। जिस पर सूखी घास का क्या बना हुआ है? एक जो है छप्पर बना हुआ था, और वहाँ एक फायरवुड स्टोव, माने लकड़ी का जो जलाने वाला एक चूल्हा होता ना, उसको फायरवुड स्टोव कहा है। उसके ऊपर क्या रखा है? विच सिट्स अ लार्ज वेसल, एक बड़ा सा बर्तन, जिसके अंदर क्या हो रहा है? मतलब ये पालक की जो पत्तियां हैं वो उससे भरा पड़ा है, और शायद वो पालक की पत्तियां जो है यहाँ पर उस बर्तन के अंदर है, चूल्हे पर रखा है उसको।
तो यहाँ पर सिजलिंग का मतलब कि जब कोई हम बर्तन में कोई सब्जी वगैरह को जब उबालते हैं उसके लिए, या फिर वो उसके पकने की आवाज़ आती है ना, उस आवाज़ के लिए सिजलिंग वर्ड। तो वहाँ पालक की पत्तियाँ उबल रही थी, ऐसा यहाँ पर लिखा है। इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर लिखा है लार्ज का मतलब बड़ा, है ना, बड़ी बड़ी जो एल्यूमिनियम की जो प्लेटें हैं उस पर क्या है, चॉप्ड माने कटी हुई सब्जियां पड़ी है, वेजिटेबल्स पड़ी है एल्यूमिनियम की बड़ी बड़ी प्लेटों में। इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स माने बड़ी बड़ी प्लेटों में क्या पड़ा है, और सब्जियां कटी हुई पड़ी है। चॉप्ड का मतलब क्या होता है, सब्जी को, है ना, काटना, वेजिटेबल में सब्जियां। अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द वोल फैमिली। एक यहाँ फ्रेल का मतलब ये है कि एक कमज़ोर सी, है ना, दुबली पतली, इसको बोलते हैं फ्रेल। यंग वुमेन, है ना, एक कमज़ोर सी युवती, है ना, मतलब महिला जो पूरे परिवार के लिए क्या कर रही है, वो कुकिंग द इवनिंग मील माने शाम का वो भोजन वहाँ पर बना रही है। वो होल फैमिली मतलब पूरे परिवार के लिए भोजन बना रही है। थ्रू आईज फिल्ड विथ स्मोक शी स्माइल्स, मतलब धुएं से आंखें भरी हुई है और वह क्या करती है, धुएं से भरी आंखों में भी वह मुस्कुरा देती है ना। तो स्मोक माने क्या होता है, धुआं, और आंखें आइस फील्ड माने पूरी भरी हुई है, फिर भी वो स्माइल माने मुस्कुरा देती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, मतलब वो क्या है कि वो मुकेश की जो है बड़े भाई की वाइफ है। बड़े भाई की क्या है, एल्डर ब्रदर ना, बड़े भाई की क्या है, पत्नी है। मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नो मच ओल्डर इन ईयर्स शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट अस द बहू द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर। मतलब नॉट मच ओल्डर, मतलब उम्र में ज़्यादा बड़ी न होते हुए भी वो क्या है, जो है सी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज अ बहू, मतलब वो परिवार में बहू के रूप में है ना, उसका वो रिस्पेक्ट माने सम्मान पाने लगी है। और वो कैसे, द डॉटर इन लॉ मतलब पुत्र वधू, ठीक है, पुत्र वधू का वो सम्मान पाने लगी है। और वह जो है उसके पास ऑलरेडी मतलब पहले से ही 3 men मतलब 3 व्यक्तियों का जो है वो देखभाल करती है, उनको जो है चार्ज ऑफ 3 men। हर हस्बैंड उसके पति, उसका मुकेश है ना, उसका पति हर हस्बैंड, और एक मुकेश है उसको, और उन दोनों के पिता जो है देयर फादर, ठीक है, यानी कि मुकेश यहाँ पर जो है उसका देवर है, क्योंकि यहाँ क्या बोला गया, एल्डर ब्रदर की वाइफ, ठीक है, एंड देयर फादर, इन सबको वो जो है उनकी देखभाल भी वही करती है। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her well closer to her face. तो यहाँ पर यह है कि जब भी कोई वृद्ध व्यक्ति, ओल्डर मैन जब एंट्री करता मतलब प्रवेश करता है, तो वह धीमे से क्या करती है कि वह जो है दीवार के, टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है और अपने चेहरे पर एक लंबा घूंघट डाल लेती है, घूंघट खींच लेती है, ठीक है। वेल क्लोजर टू हर जो है फेस, वेल का मतलब क्या होगा, पर्दा डालना चेहरे पर या घूंघट निकालना एक प्रथा होती है, तो चेहरे को वो ढक लेती है उस बड़े व्यक्ति को आते हुए वो देखकर। एज कस्टम डिमांडेस डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, मतलब जैसे कि कस्टम माने परंपरा, रीति रिवाज है, रीति रिवाज की एक डिमांड है, मतलब एक मांग है कि बहुओं को बड़े पुरुषों के आगे अपने मुंह पर घूंघट लेना पड़ता था, ठीक है। इन द केस द एल्डर इज एन इम्पावरिश्ड बेंगल मेकर, मतलब इन केस मतलब इस मामले में जो बड़ा व्यक्ति है वो एक गरीब चूड़ी बनाने वाला है, ठीक है, वो क्या है, एक बेंगल मेकर है। तो यहाँ पर ये जो लिखा ना इम्पोवरिश्ड, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि गरीब है ना, मतलब बहुत ज़्यादा गरीब, इसको कंगाल बोलते हैं, उस टाइप का है ये वर्ड यहाँ पर
उपयोग किया। यहाँ बड़ा आदमी कौन है, इस उस केस में वो घर का जो मुखिया है उसके बारे में बात हो रही है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर, देन अ bengal maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school। मतलब लॉन्ग ईयर का मतलब कई सालों की हार्ड लेबर, कड़े परिश्रम या कड़ी मेहनत के बाद फर्स्ट टेलर, पहले दर्जी, फिर क्या बना वो, देन उसके बाद एक बेंगल मेकर, एक चूड़ी निर्माता बना। इसके बाद उस घर को जो है वो अच्छी अवस्था में, है ना, अच्छी अवस्था में लाने में क्या था, और अपने सेंड टू हिज सन्स टू स्कूल, 2 बच्चों को स्कूल भेजने में क्या रहा, वो फेल्ड, असमर्थ रहा। क्या रहा, घर को भी अच्छा नहीं बना सका, अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज सका। ऑल ही हैज मैनेज्ड टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स। मतलब इन सभी में वह जो कर सका ना, वो जो मैनेज कर सका, है ना, वो क्या था, वो जो सिखा सकता था, वो क्या था, वो काम ये था, वो जानता भी था उस काम को, और वो काम था द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स, माने चूड़ी बनाने की जो कला है, वही उनको क्या कर दिया उसने, वही कला वो सिखा पाया था, वही कला उनको सिखा दी। इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles। तो यहाँ पर यह है कि यह उनका कर्म है और यही उनका नसीब या यही उनकी नियति है, यही उनका भाग्य है। मुकेश की दादी ऐसा बोलती है और वो कह रही है कि उन्होंने अपने पति को, वो कह रहे कि मैंने अपने पति को कांच को धूल से पालिश करते और अंधे होते मैंने देखा है। तो यहाँ पर डेस्टिनी का मतलब क्या होता है, नसीब, भाग्य, नीति, है ना, और है ना, यहाँ लिखा ब्लाइंड बने अंधे होते हुए उसने डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास बेंगल्स, कांच की जो चूड़ियाँ हैं उनको धूल से पालिश करते हुए अपने पति को अंधे होते हुए उसने देखा है। Can a God given lineage ever be broken, she implies। तो वो कह रही है कि क्या गॉड गिवन, क्या ईश्वर के द्वारा दिया गया काम जो है, जो लाइनेज माने वंश या परंपरा को जो काम मिला है, क्या उसको कभी तोड़ा जा सकता है। मतलब ईश्वर के द्वारा दिए गए कार्य को हम कभी छोड़ नहीं सकते हैं, क्या उसको तोड़ा जा सकता है, और वो इस अर्थ के रूप में बता रही है ना, शी एम्प्लाइज। यहाँ पर वो कह रही है बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्टेट इन फिरोजाबाद। मतलब ये कह रहे हैं कि बोर्न माने पैदा होना, माने चूड़ियाँ बनाने वाली जाति में पैदा होने के कारण उस कास्ट में, कास्ट मतलब जाति, तो चूड़ियाँ बनाने वाली जाति में पैदा होने के कारण उनने जो है चूड़ियों के अलावा, है ना, बट नथिंग बट बेंगल, चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखा है। ठीक है, घर में, है ना, घर के आंगन में, है ना, घर, हर एक घर के अंदर और हर एक आंगन में, यहाँ तक कि एवरी स्टेट, हर गली में, कहाँ की, फिरोजाबाद की हर गली में जो है उनने चूड़ी ही चूड़ी देखी है। चूड़ी बनाने वाली जाति में, कास्ट माने जाति में पैदा होकर उनने सिर्फ क्या देखा है, चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ देखी है, क्योंकि वहाँ फिरोजाबाद में हर जगह चूड़ी बनाने का काम होता है। स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, सनी गोल्ड, पेडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, every color born out of the 7 colors of the rainbow। तो स्पाइरल का मतलब होता है कि ऐसी गोल गोल वृत्ताकार, है ना, घूमती हुई। सनी गोल्ड माने चमकीला और सुनहरा, है ना, पेडिग्रीन मतलब धान वाले रंग में, है ना, रॉयल ब्लू हल्का नीला, है ना, पिंक माने गुलाबी, और पर्पल, है ना, मतलब बैंगनी। मतलब एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ 7 कलर्स, मतलब जो 7 कलर जो होते हैं ना, 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, मतलब हर कलर जो इंद्रधनुष में, रेनबो में जो होते हैं,
उन सब रंगों की जो चूड़ियाँ हैं वो जो है वहाँ पर दिखाई देती है। लाई इन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स आर पाइल्ड ऑन फोर व्हील्ड हैंड कार्ट्स पुश्ड बाय यंग men along the narrow lanes of the shanty town। तो माउंट्स का मतलब क्या होता है? ढेर, जिसको अपन हीप बोलते हैं ना। और यह लिखा है अनकेम्प्ड, क्या लिखा है? इस अनकेम्प्ड का मतलब अस्त व्यस्त, मतलब बिल्कुल, है ना, ठीक है। पाइल्ड का मतलब क्या होता है? मतलब वही एक प्रकार का ढेर लगा हुआ होता है। तो ये सभी जो मेले, जो ढेर हैं, उस ढेरों में सभी रंग की चूड़ियाँ पड़ी रहती है। चार पहियों के ठेलों पर इन सब को ढेर लगा देते हैं और नौजवान जो है वो क्या करते हैं, फिर जो है जो लाइन लगाकर जो है अपने संकरी जो गलियां हैं, नगर की जो छोटी छोटी गलियां हैं, उनमें धक्का देकर उस ठेला गाड़ी को ले जाते हैं जिस पर चूड़ियां रखी है। तो यहाँ पर लिखा है फोर व्हील्ड, मतलब चार पहिए वाली जो हैंड कार्ट, जो हाथ की गाड़ी होती है ना, जिसको अपन ठेला गाड़ी बोलते हैं, उससे ले जाते हैं। और उसको कौन धक्का मारता है? यंग मैन धक्का लगाता है। और कहाँ पर? सकरी गलियों में, शेंटी टाउन में, झोपड़ियों वाले टाउन में उन चूड़ियों को बेचने के लिए जाते हैं। एंड इन डार्क हर्टमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज एंड गर्ल्स with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles। तो यहाँ पर लिखा है डार्क हटमेट्स, मतलब अंधेरी झोपड़ियों में, और जो फ्लिकरिंग ऑयल है ना, झिल मिलाती तेल की लपटों में लाइन में लड़के और लड़कियां अपने माता पिताओं के साथ में बैठकर क्या करते हैं? रंगीन कांच के टुकड़ों को जोड़कर गोल चूड़ियां तैयार करते हैं। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside। उनकी जो आंखें हैं ना, वो बाहर के प्रकाश की बजाय अंदर के जो अंधेरे है, उस अंधेरे में ज़्यादा एडजस्टेड है, मतलब ज़्यादा एडजस्ट हो रही है, मतलब वो ज़्यादा अच्छी तरह से काम करती है। और हम ये कह सकते हैं कि वो जो है लाइट आउटसाइड में, बाहर के उजाले से ज़्यादा एडजस्ट होती है, मतलब ज़्यादा अच्छी तरह से काम करती है, ठीक है। और दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लॉजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। यही एक कारण है कि वो जो आई साइड में आंखों की जो रोशनी है, वो बड़े होने से या युवा होने से पहले ही क्या कर लेते हैं? वो खो देते हैं उसको। एडल्ट होने से पहले ही उनकी आई साइट चली जाती है। यही कारण है कि अंधेरे कमरे में काम करने से। पिता, a young girl in a draped pink dress sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass। मतलब सविता एक नव युवती है जो एक प्लेन गुलाबी साड़ी में है और एक वृद्ध महिला के बगल में बैठी है, और वो क्या कर रही है? वो सोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लास, ठीक है, वो क्या कर रही है कि जो है कांच को, जो है ग्लास को सोल्डरिंग, है ना, मतलब उसको जोड़ रही है। as her hands move mechanically like the tongues of machine। उसके जो हाथ है ना, वो एक मशीन के जो चिमटा होता है, उस चिमटे की तरह मैकेनिकली, मतलब एक यंत्र की तरह कार्य कर रहे हैं, ठीक है। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बेंगल्स शी हेल्प्स मेक। लेखिका कह रही है कि आई वंडर, मतलब मैं समझती हूँ या मैं सोचती हूँ कि शायद वह चूड़ियाँ जिसको वह बना रही है ना, उसकी वो पवित्रता को वह समझती है, उसकी पवित्रता को। सैंक्टिटी का मतलब क्या होता है? सैंक्टिटी का मतलब वो उसको जानती है, उसकी पवित्रता को, उस चूड़ी की पवित्रता को वो जानती है, जिसको बनाने में वो क्या कर रही है? मदद कर रही है, उसकी पवित्रता को वो समझती है। यहाँ लिखा है सैंक्टिटी, ठीक है। तो सैंक्टिटी का मतलब पवित्रता, है ना। इट symbolizes an Indian woman's सुहाग।
ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। तो यह क्या है, यह जो है भारतीय इंडियन वुमन के सुहाग का प्रतीक है, सिंबलाइजेस मतलब प्रतीक है। और ये क्या है, ये है ना विवाह में, मैरिज माने विवाह में क्या वस्तु है, शुभ वस्तु है। क्या लिखा है, ऑस्पिशियसनेस का मतलब ये विवाह में एक मंगलकारी वस्तु है, यानी कि शुभ वस्तु है। It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrists। मतलब यह जो है उस दिन अचानक, सडनली माने अचानक ये बात प्रकट होगी, और एक दिन जब क्या होगा, एक दिन उसका जो सिर है, जो हेड है, वो एक लाल है ना, रेड माने लाल पर्दे से, लाल घूंघट से जो है ढका होगा, ठीक है। और उसके जो हाथ है, उसके हाथ डाइड माने रंगे होंगे, किससे, लाल रंग की, हीना का मतलब क्या होता है, मेहंदी से, लाल रंग की मेहंदी से रंगे होंगे। और उसकी जो रिस्ट है, उसकी जो कलाइयाँ हैं, उन कलाइयों में क्या डली होगी, रोल्ड माने डली होगी, बैंगल्स, लाल चूड़ियाँ डली होगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, मतलब वह उस दिन एक वधू बनेगी, है ना। ब्राइड मतलब वधू बनना, है ना। मतलब यहाँ पर वो वर और वधू होता ना, दूल्हा और दुल्हन, मतलब ब्राइड मतलब दुल्हन बनेगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मेनी ईयर्स एगो। लाइक मतलब जैसे वो जो वृद्ध है ना, उस वृद्धा मतलब उस बूढ़ी महिला जो उसके बाजू में बैठी है, कई वर्ष पहले भी वो क्या बनी थी, कई वर्ष पहले क्या बनी होगी, वो भी वधू बनी थी। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आईज। मतलब उसके हाथ में चूड़ियां तो है, लेकिन आंखों में कोई चमक नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। महिला कह रही है कि एक वक्त भी पेट भर के खाना नहीं खाया। ऐसी आवाज़ में वो बोल रही है, ऐसी वॉइस में बोल रही हो जिसमें से किसी ने क्या कर लिया हो, जिसमें से किसी ने आनंद निकाल लिया हो। ऐसी दुख भरी आवाज़ में बोल रही कि एक वक्त भी मैंने शेर भर खाना नहीं खाया है। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she has reaped. मतलब उसने अपने पूरे जीवन में एक बार भी पेट भरकर भोजन का आनंद नहीं लिया। यही फल है जो उसे मिला है, यही फल जो उसने पाया है, ऐसा वो बोल रही है। तो यहाँ पर लिखा है इंटायर मैंने पूरी लाइफ टाइम, पूरे जीवन भर में। और रिप्ड का मतलब होता है किसी फसल को हम काटते हैं, जो परिणाम हमें प्राप्त होता है, जो फल हमें मिलता है, उसका वो बता रही है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन, दैट्स व्हाट शी, हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विथ अ फ्लोइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। मतलब उसका जो पति है वो एक वृद्ध व्यक्ति है, और उसकी जो दाढ़ी है वो बड़ी हुई है। बियर्ड मन क्या होता है, दाढ़ी, है ना। तो एक बूढ़ा व्यक्ति, उसका जो पति है, वो क्या कह रहा है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। मैंने चूड़ी के अलावा कुछ नहीं जानता हूँ, मैं चूड़ी के अलावा कुछ नहीं जानता हूँ। मतलब लाइफ टाइम चूड़ी बनाने का ही काम किया है, वो काम जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। All I have done is make a house for the family to live in. केवल मैंने एक काम किया है, और वो काम ये है कि परिवार के रहने के लिए एक मकान मैंने बना दिया है। Hearing him, उसको सुनकर, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. उसको सुनकर कोई यह सोच सकता है कि उसने वह पा लिया है जो कई लोग अपने जीवन भर नहीं कर पाए हैं। He has a roof over his head. ऐसा लगता है कि उसने जो है उसके सिर पर एक छत है, एक रूफ है ना, उसके सिर पर एक छत है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles
नॉट इवन इनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम। मतलब ये है कि उसका जो रोना है, मतलब चूड़ियों को बनाने का धंधा रखने के अलावा कुछ और करने के लिए पैसे का न होना ही उसका क्या है, ये रोना है। खाने को पर्याप्त न होना, ये हर घर में यही रोना सुनाई देता है। एवरी होम में यही है कि खाने तक के पैसे नहीं है, यही बात हर घर में सुनाई देती है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। मतलब जो नौजवान है ना, वो भी अपने बुजुर्ग या बड़े बूढ़े वालों का दुख को ही दोहरा रहे हैं, वही उसको रिपीट कर रहे हैं। लिटिल हैज मूव्ड विथ टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। मतलब समय के साथ आगे थोड़ा ऐसा प्रतीत होता है फिरोजाबाद में कि जो वर्षों का जो दिमाग है वो एक रुक, मतलब स्तब्ध कर देने वाला जो परिश्रम, जो मेहनत हमने की थी और जो हमारा जो सपना देखने की जो योग्यता थी, वो क्या हो चुकी है, पूरी तरह से मर गई है। Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. मतलब why not organize, क्यों आप लोग स्वयं को एक संगठन में संगठित, है ना, कोऑपरेटिव मतलब सहकारी समिति में क्यों संगठित नहीं कर लेते हो, है ना। वो पूछती है, आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैं युवाओं के एक दल से पूछती हूँ जो ऐसे मिडिल मैन के, यानी कि दलाल जिसको बोलते हैं, उनके बुरे जाल में, ट्रैप्ड में वो क्या हो चुके, फंस गए हैं, जिनके जो पिताजी है और उनके मतलब बाप दादाओं को अपने चंगुल में उन लोगों ने, बिचौले जो मिडिल मैन है, दलाल है, उनने फंसा लिया है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रही लेखिका कि एक अपने आप का एक संगठन बनाओ, संगठित हो जाओ और जो मिडिल मैन है उससे आप, उसके फंदे में से आप निकल जाओ। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस हु विल बी hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal। तो यहाँ पर है कि वी आर द वंस, भले ही हम जो है संगठित हो जाए, परंतु वो जो लोग हैं वो लोग क्या करेंगे, है ना, हम वो लोग हैं जिन्हें क्या करेगा, घसीटा जाएगा। किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा घसीटा जाएगा, पीटा जाएगा और जो है घसीट कर हमको कहाँ भेज देंगे, बोल देंगे कि इलीगल काम करते हो तुम, गैर कानूनी कार्य करते हो, इसलिए हमको कहाँ डाल देंगे, वो हमको जेल में डाल देंगे। ठीक है। देयर इज नो लीडर समथिंग अमंग देम, देयर इज नो लीडर अमंग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। वे कहते हैं कि हम में से तो कोई नेता भी नहीं है ना, और कोई भी नहीं जो उनकी हेल्प कर सके और चीज़ों को डिफरेंटली, अलग तरीके से देख सके। देयर फादर्स आर अस टायर्ड अस दे आर, उनके पिता जो है वो भी क्या हो चुके हैं, उनके पिता उतने ही थके हुए हैं जितने कि वे, वो भी थक चुके हैं, उनके पिता भी इस चीज़ से थक चुके हैं। दे टॉक एंडलेसली in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice। वो कैसी बातें करते हैं, वो अंतहीन, कभी ख़त्म नहीं होने वाली बातें करते हैं। वो एक प्रकार से जाल में फंस चुके हैं, किसके, गरीबी में, है ना, ठीक है, वो लालच और अन्याय में। तो अपैथी का मतलब उदासीनता, है ना, लालच में, गरीबी में वो और अन्याय के चक्र में फंस चुके हैं। लिसनिंग टू देम I see two distinct worlds, one of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born। तो listening मने उनको सुनने के बाद, I see मतलब लेखिका कह रहे हैं कि मैं दो संसारों को, अलग अलग संसारों को मैं देख रही हूँ। एक तो परिवार है जो किस में जकड़ा हुआ है, पॉवर्टी मने गरीबी के जाल में फंसा हुआ है, और
बर्डेंड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और एक जाति के जो कलंक है उससे लदा हुआ है जिसमें वो विच दे आर बोर्न, जिसमें वो पैदा हुए हैं। द अदर अविशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, द मिडिलमैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। एक दूसरा चक्र है, दूसरा सर्कल जो है जिसमें कौन है, साहूकार है ना, मिडिल में मतलब बिचौलिए व्यक्ति हैं, एक पुलिस वालों का है, पुलिस का है, और एक कीपर्स ऑफ लॉ कानून के रखवालों का है, एक ब्यूरोक्रेट्स जो बड़े बड़े अफसर है, जो नौकरशाह है उनका है, और एक है पॉलिटिशियंस माने राजनेताओं का एक दुष्चक्र चल रहा है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, मतलब इन सब ने मिलकर जो बच्चे हैं उनके ऊपर ऐसा बोझ डाल दिया है जिसको वो नीचे नहीं रख सकते। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्टेस इट एज नेचुरली एज हिज फादर, मतलब इससे पहले कि वह समझ सके, वह अवेयर हो जाए, है ना, वह समझ सके, उसको आभास हो जाए, तो वो क्या करता है कि वो नेचुरली रूप से है ना, एक स्वाभाविक रूप से क्या करता है, वो उस भार को, अपने पिता को भार को एक्सेप्ट कर लेता है, उसको स्वीकार कर लेता है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, मतलब टू डू एनीथिंग एल्स, कुछ भी करने का मतलब है, कुछ अलग करने का मतलब है, एनीथिंग में कुछ अलग करने का मतलब है हिम्मत होना, और कुछ अलग करने का मतलब साहस दिखाना, और साहस दिखाना उसके परवरिश का हिस्सा नहीं होता, ठीक है, उसको आगे बढ़ने का हिस्सा नहीं होता। When I sense a flash of it in मुकेश, I am cheered। तो यहाँ पर लेखिका कह रही है कि जब मैं मुकेश में इसकी एक झलक दिखाई देती है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, मतलब कुछ अलग करने की हिम्मत मुकेश ने शुरुआत में क्या कहा था कि मैं कार चलाना चाहता हूँ, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, यहाँ कुछ अलग करने से लेखिका बड़ी प्रसन्न हो रही है। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, ये बात को वो रिपीट करता है, दोहराता है। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, वह एक गैरेज में जाएगा और सीखेगा। बट द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन जो गैरेज है उसके घर से दूर है। आई विल वॉक, मैं चल कर जाऊंगा। ही इंसिस्ट्स, वह जोर देकर कहता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, ही इज सडनली साइलेंट, कि क्या तुम हवाई जहाज चलाने का भी सपना रखते हो। ही इज सडनली साइलेंट, वह अचानक चुप हो जाता है। नो, ही सेज, स्टेरिंग एट द ग्राउंड इन हिज स्मॉल मर्मर, देयर is an embarrassment that has not yet turned into regret। तो उससे लेखिका ने पूछा कि क्या तुम प्लेन चलाना का सपना रखते हो। अचानक वो चुप हो जाता है और वो ज़मीन पर एक तरफ, वो ग्राउंड पर एक टक देखता हुआ कहता है नहीं, और वो स्मॉल जो है यहाँ लिखा मरमर, छोटी सी बड़बड़ाहट करता है, और वहाँ एक घबराहट भरी हुई वो जो है बड़बड़ाहट थी। तब यहाँ पर वो धीमे शब्दों में जो है कुछ बात बोल रहा है और एक उलझन है उसके अंदर, है ना। और ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। वह जो है केवल जो कार का सपना है, यानी कि जो कारों का सपना है, उसी सपने में संतुष्ट है जो उसके शहर में क्या होती है, इधर उधर दौड़ती रहती है, उसकी गलियों में दौड़ती रहती है, उसके नगर में इधर दौड़ती रहती है। वह कार के सपने से ही संतुष्ट है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में कुछ ही एरोप्लेन या हवाई जहाज, कुछ ही एरोप्लेन या कुछ ही हवाई जहाज उड़ते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये मैंने आपको पूरा समझाया है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी।
मैं पूरी बुक को आपको हिंदी में समझा दूंगा। उम्मीद करता हूँ आप इसे पसंद करेंगे। यदि अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।